बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमडी कैट फिजिक्स यूनिट 8 को डिस्कस करने चले हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको देखते हैं वन बाय वन। 2011 पे जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज मोर। आप देख रहे हैं इन फिगर्स में, दोनों फिगर्स में, चूंकि जिस पॉइंट से चले हैं, अगर ए पॉइंट से चले हैं तो दोबारा ए पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इट मींस जो इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम था ए पॉइंट पर, वो दोबारा वही रीच हो गया उस सिस्टम का जिस सिस्टम के बारे में ये बात हो रही है। अगर आप इस सिस्टम को देखें जो कि यहां नजर आ रहा है, अगर फर्ज कि ये एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिलेंडर का जितना पहले प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था वो अगर चेंज करें, कम कर दें, लेकिन कुछ देर के बाद अगले स्टेप्स में दोबारा बढ़ा दें और फिर इनिशियल स्टेट दोबारा वो ले आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका ना वॉल्यूम चेंज हुआ, ना प्रेशर चेंज हुआ, ना टेम्परेचर चेंज हुआ, वो इनिशियल स्टेट में पहुंच गया। तो इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। दोनों सिचुएशंस में जिस पॉइंट से आप जा रहे हैं उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं, तो चेंज in internal energy in both cases is 0. So answer is D. Question number 2. Pressure volume graph of two systems A and B are plotted under isothermal and adiabatic conditions. अभी आपको चारों फिगर्स में ग्राफ्स दिए गए हैं जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंडीशंस में डिस्क्राइब किए गए हैं। Which of the following observation of the graph represents the two systems करेक्टली, यानी पूछा ही जा रहा है कि इनमें से कौन सा ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है दो सिस्टम्स को। ये इस तरह के ग्राफ में से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो आप याद रखें, अगर आपके पास कोई गैस सिलेंडर हो, उस गैस सिलेंडर का अगर वॉल्यूम एक्सपेंड किया जाए, अलोंग एक्स एक्सिस वॉल्यूम हो, अलोंग वाई एक्सिस प्रेशर हो, तो वॉल्यूम एक्सपेंड करने पर प्रेशर कम हो जाता है। सिस्टम का वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंड करने पर प्रेशर आप देख रहे हैं डाउनवर्ड आ रहा है इस ग्राफ। लेकिन आइसोथर्मल केस में, आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे। इस गैस सिलेंडर का जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम नीचे एक बर्नर लगा दें या हीट सोर्स लगा दें और उसमें वॉल्यूम एक्सपेंड करें, वॉल्यूम एक्सपेंड करने से, गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड होने से हमेशा कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, गैस ठंडी हो जाती होने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आपने हीट मुसलसल दिए रखी तो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश की। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रखें, उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा। ग्राफ ज्यादा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई हीट आप एंटर नहीं करते, ना हीट बाहर निकालते हैं, हीट लीव करते हैं, ना हीट एंटर होती है ना लीव करती है। तो ऐसा प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। चूंकि इस केस में अगर हम एक्सपेंशन करेंगे, यानी सिलेंडर का जो पिस्टन है वो अगर ऊपर ले जाएं, सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाए, कूलिंग इफेक्ट तो होगा, गैस ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसे हीट ना मिलने की वजह से उसका प्रेशर काफी ड्रॉप हो जाएगा। तो एडियाबेटिक केस में प्रेशर ज्यादा ड्रॉप होगा, लाइन नीचे की तरफ ज्यादा आएगी। आइसोथर्मल केस में आपको नजर आ रहा है कि लाइन ज्यादा नीचे नहीं आएगी बल्कि थोड़ा ऊपर रहेगी। तो ये ग्राफ करेक्ट है, जबकि बाकी सारे ग्राफ जो हैं वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज एन आइसोथर्म। आइसोथर्म ऐसा प्रोसेस जिसमें ऐसा ग्राफ, ऐसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, उसे आइसोथर्म कहते हैं। अब ऐसा ग्राफ जो आइसोथर्म हो, उसमें वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप होता है, थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, वो कुछ इस तरह का होता है कि वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर ड्रॉप तो होता है लेकिन बहुत तेजी से नहीं होता, और वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा, तो प्रेशराइज कर जाएगा। यहां पर ऐसे नजर आ रहा है कि अगर वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर राइज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको एरो की डायरेक्शन ये बता रही है, और ये ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे आइसोथर्म कहेंगे।
जबकि बाकी केसेस में ऐसा नहीं है। अगर आप गौर करें, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर टेम्परेचर एक सिलेंडर का कांस्टेंट रहे यानी आइसोथर्म रहे, टेम्परेचर आइसो रहे, सेम रहे, और उसके बावजूद वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएं, उसको ऊपर ले जाएं पिस्टन को, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर प्रेशर बढ़ जाए, उस केस में भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आपके सिलेंडर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर प्रेशर नहीं बढ़ता है। तो इस बाकी रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है करेक्ट नहीं है, जबकि ये रिप्रेजेंटेशन आइसोथर्म को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम कंप्रेस करने पर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन बहुत तेज से नहीं बढ़ेगा, ऐसा ऐसा बढ़ेगा जैसे ये नजर आ रहा है। अगर आपके पास एडियाबैटिक होता तो उसमें गिरता भी बहुत तेजी से प्रेशर और दोबारा राइज भी तेजी से करता। इफ Q is the amount of heat supplied to the system and W is the work done, then the change in internal energy can be defined as। आपको नजर आ रहा है कि जनाब अगर Q हीट है जो सप्लाई करें सिस्टम को, W वर्क हो, तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करेंगे। आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जो हीट आप सप्लाई करते हैं वो दो काम करती है। अगर आप किसी सिस्टम को हीटअप कर रहे हैं, ये गैस का सिलेंडर है, इसको आप हीट सप्लाई करते हैं नीचे बर्नर लगा के, तो ये हीट डेल्टा क्यू जितनी हीट एंटर होगी वो दो काम करेगी। एक वर्क परफॉर्म करेगी, यानी अगर पिस्टन फैल सकता है, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है तो वर्क हो जाएगा, सिस्टम मूव कर जाएगा, वर्क होगा। और दूसरे केस में दूसरा वो कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, अंदर की टेम्परेचर बढ़ाने में, अंदर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज होता है। तो जो हीट हम देते हैं वो दो काम करती है। हीट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, वर्क करने में यूज होती है और इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ हीट क्यू है और सप्लाई की गई किसी सिस्टम को और उसके नतीजे में वर्क हुआ है डब्ल्यू, यानी डेल्टा क्यू का नाम क्यू रख दिया गया, और जो वर्क हुआ है डेल्टा डब्ल्यू उसका नाम डब्ल्यू रख दिया, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो कहता है जी ये उस तरफ ले जाए डब्ल्यू को, तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर आ जाएगा। A heat engine operating according to the second law of thermodynamics rejects 1/4 of the heat taken from the high temperature reservoir। कहा यह जा रहा है कि आपके पास कोई एक इंजन है, जैसे पिस्टन सिलेंडर हम बात कर रहे हैं, इसमें वो हीट जब लेता है तो वो टोटल हीट अगर 100 लेता है, 100 जूल्स, तो उसका 1/4 वो बाहर रिजेक्ट कर देता है। 1/4 का मतलब 25 जूल्स रिजेक्ट कर देगा। What is the percentage efficiency of the heat engine? एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी, और एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1 माइनस Q2 ओवर Q1। Q2 ओवर Q1 जो है ये फार्मूला है टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी। देखिए अगर जो इस फार्मूले को पहले समझ लें, अगर आपके पास दोनों बराबर हो जाए, यानी जितनी हीट आ रही है 100 आ रही है 100 ही चली जाए, तो हम कहेंगे 100 ओवर 100 1 माइनस 1 जीरो एफिशिएंसी है, कोई वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, जितनी हीट आई उतनी लीव कर गई, तो ये फार्मूला ठीक है। अगर लीव थोड़ी करती है, यानी 100 आई 25 लीव की, तो बाकी 75 तो यूज हो गई ना वर्क करवाने में, तो ये जो Q2 अगर कम है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये फार्मूला सही है, इसका मतलब है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि अगर 1/4 हीट रिजेक्ट हुई है तो कितने % एफिशिएंसी होगी। आप 25 ऊपर 1, अब इसको वैल्यूज को पुट करते हैं, 1 माइनस 25 ओवर 100, तो ये आपके पास बनेगा 1 माइनस 0.25, यानी आंसर आएगा 0.75। 1 माइनस 25 और 100 को 0.25 कहेंगे, तो 1 माइनस 0.25 आंसर आएगा 0.75। 0.75 का मतलब होता है 75%, 75 और 100 0.75, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर adiabatic conditions can be mathematically written as। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पहले भी, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर एडियाबैटिक कंडीशंस होंगी, मैंने थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया कि एडियाबैटिक कंडीशन ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें कोई हीट ना एंटर करे ना लीव हो, यानी चेंज इन हीट जो है वो जीरो है। अगर कोई चेंज इन हीट नहीं आ रहा तो फिर
क्या शक्ल बनेगी इस लॉ की, इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की? तो आप नजर आ रहा है डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू का मतलब वर्क है, वर्क का नाम उसने डब्ल्यू रख दिया, तो जितनी चेंज इन एनर्जी आएगी वो सारी की सारी वर्क करवा देगी, यानी हीट चूंकि एंटर नहीं हुई, अगर सिस्टम को आप एक्सपेंड करवाएं और बगैर हीट एंटर किए तो उसका टेम्परेचर कूल हो जाएगा। मैंने कहा इस सिस्टम को अगर मैं पिस्टन को ऊपर ले जाऊं, एक्सपेंड करवा दूं और हीट एंटर ना करूं, ना हीट लीव करूं, कोई हीट एंटर नहीं हो रही, कोई लीव नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो वर्क हुआ होगा, यानी पिस्टन ऊपर गया होगा, वो किसकी वजह से गया होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज की वजह से, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू इधर रहने दे, डेल्टा यू उधर ले जाए तो नेगेटिव का डेल्टा यू आ जाएगा। तो ये नेगेटिव उस डेल्टा के अंदर छुप गया है, उन्होंने उसका रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि जितना वर्क होगा वो असल में इंटरनल एनर्जी में कमी कर देगा, टेम्परेचर अंदर का कम कर देगा, कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फैक्टर अपॉन विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स? वो कहता है जी कौन से फैक्टर पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है एक आइडियल गैस के सिलेंडर के केस में? तो भाई चेंज इन टेम्परेचर हमेशा शो करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ही तो इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। तो ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज में काइनेटिक एनर्जी भी एक काइंड है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल 3 किस्म की हो सकती है। आगे चलते हैं, तो यहां से समझ आया कि चेंज इन टेम्परेचर जो है ना वो शो करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 8, which will be the mathematical form of first law of thermodynamics for the system whose variation of volume by pressure is shown? आपको नजर आ रहा है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसमें आइसोथर्मल में हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो फिर यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। जब चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन इंटरनल एनर्जी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, या मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमने पहले कहा था, अगर आप इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो मर्जी नाम दे दे, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फॉर हीट इंजन ए of ratio Q1 to Q2 is equal to 2/3, while that of the heat engine B ratio Q2 to Q1 is 1/3। यहाँ ये बताया जा रहा है कि Q2 to Q1 की रेशो, ये गलती से लिखा गया है, इसे Q2 और Q1 कर दे। Q2 to Q1 रेशो जो है वो आपको दी जा रही है 2/3, क्योंकि जो हीट निकलती है वो कम होती है और हीट जो एंटर की जाती है वो ज़्यादा होती है, तभी आपके पास एफिशिएंसी की वैल्यू करेक्ट आती है। और फिर Q2 to Q1 जो है दूसरे इंजन की Q2 to Q1 की रेशो 1/3 है। तो अब आपके पास दो रेशोज आ गई। आपसे कहा जा रहा है कि एफिशिएंसीज, जो दोनों इंजन की एफिशिएंसीज हैं, हीट की रेशो तो मालूम, एफिशिएंसीज की रेशो क्या है? तो पहले इंजन ए की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें, 1 - Q2/Q1 यानी 2/3, जिसका आंसर होगा 1/3 आ जाएगा। और इसी तरह ईटा बी निकालना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 - Q2/Q1 की वैल्यू पुट करें, यानी 1/3 पुट करें, तो आंसर आएगा 2/3। अब अगर आपसे कहा जाए कि ईटा ए और ईटा बी की रेशो क्या होगी, तो आप इन दोनों आंसर्स को एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर 1/2 यानी 1:2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब कहा ही जा रहा है एट व्हाट टेम्परेचर बोथ स्केल्स गिव द सेम रीडिंग। अगर आप ये एज्यूम कर लें कि आपके पास दोनों रीडिंग सेम है, यानी जब आप सेल्सियस स्केल में या फारेनहाइट स्केल में कैलकुलेशन करने चले हैं, सेल्सियस स्केल आपको मालूम है आइस का टेम्परेचर 0 और जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फारेनहाइट स्केल में आइस टेम्परेचर 32 और बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर 212 होता है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर
आप किसी भी खास टेम्परेचर को देखें, यानी कैलकुलेट करना चाहें किसी सेंटीग्रेड स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में, और आप ये चाहते हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो किस पॉइंट पे दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे, सेम रीडिंग कब आएगी दोनों स्केल्स पर। तो इसमें सी की जगह अगर आप एक्स पुट कर दें, फर्ज कर लें एक्स वो वैल्यू है जो दोनों केसेस में सेम आती है, तो यहाँ से आप एक्स पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ की जगह भी हम एक्स पुट कर देते हैं, क्योंकि हम सी और एफ को इक्वल ले रहे हैं, और इक्वल लेके हम उसे कह देते हैं कि वो एक्स के इक्वल हैं दोनों। तो एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे इसी क्वेश्चन से। और आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हुआ, और आप 18 यहाँ 10 ऊपर ले आए तो आपके पास ये 10 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से ख़त्म कर दें 10 ऊपर आ जाएगा, तो 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 18 इधर ले आए। 18x इज इक्वल टू 10x माइनस 320। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, 10x इधर ले आएंगे 9x हो जाएगा, और 8x हो जाएगा, और 8x इज इक्वल टू 320 हो जाएगा। और 320 को जब आप x कैलकुलेट करना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। इस मीन्स हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि अगर, और x इज इक्वल टू -40, ये माइनस का साइन भी जरा ज़हन में रखें, तो -40 यानी -40 टेम्परेचर पर आपके पास -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी बन रहा होगा और -40 फ़ारेनहाइट भी बन रहा होगा। अगर आप 0 से नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे तो 0 से नीचे -1 डिग्री होगा, और यहाँ एक जब आप दर्जा नीचे आएंगे तो यहाँ 1 पॉइंट, क्योंकि एक जो दर्जा नीचे आएगा तो आपके पास 1 डिग्री जो है वो 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट। तो इधर का एक दर्जा होता है और इधर तकरीबन 2 दर्जे चल पड़ते हैं, क्योंकि ये दर्जे छोटे छोटे होते हैं। 32 से 112 के दरमियान 180 दर्जे होते हैं, और यहाँ 100 दर्जे होते हैं 0 से 100 के दरमियान। तो इधर एक जो ग्रेडिंग होती है, इधर तकरीबन 2 ग्रेडिंग यानी 1.8 के बराबर होती है। इधर 100 है तो इधर 180 है, इधर 1 होगा तो इधर 1.8 होगा। तो जब इधर से 1 नीचे आएंगे तो इधर से आप 1.8 नीचे आ चुके होंगे, और इधर से 2 नीचे आएंगे तो -2 हो जाएगा, इधर आपका 3.6 नेगेटिव का हो जाएगा, 1.8 का डबल। और कम करते करते 32 से नीचे जब -40 पे आएंगे फ़ारेनहाइट पे, तो उधर -40 डिग्री बन चुका होगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज उस वक्त बराबर होंगी। तो फार्मूले में हमने सिर्फ सी की जगह एक्स पुट किया, उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है अ हीट इंजन वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज 50% एफिशिएंसी, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ इट्स लो टेम्परेचर रिजर्वायर इफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इज 327। फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। आपको लो टेम्परेचर रिजर्वायर कैलकुलेट करना है, जबकि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर दे दिया है, यानी टेम्परेचर T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हाई टेम्परेचर की वैल्यू 327 है, और एफिशिएंसी की वैल्यू 50% दे दी है। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो T2, ये याद रखें कि वैल्यू पुट करते हुए आपने पहले डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कभी भी इक्वेशन के अंदर आपने डिग्री सेंटीग्रेड पुट नहीं करना होता। हमेशा जब आप इक्वेशंस यूज कर रहे होते हैं और टेम्परेचर उसमें पुट करना होता है तो हमेशा केल्विन फार्मूला, केल्विन स्केल का टेम्परेचर यूज पुट करेंगे। डिग्री फार्मूला, डिग्री वैल्यू या सेल्सियस वैल्यू पुट नहीं करते, क्योंकि वो एक्यूरेट आपका स्केल नहीं होता। जो एक्चुअल स्केल है, जो एसआई यूनिट्स को फॉलो करता है, जो फिजिकल फिनोमिना को एक्चुअली फॉलो करता है, वो केल्विन स्केल होता है। तो इसलिए क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर का अजम्पशन लिया गया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअली वो 0 डिग्री नहीं है, वो एक्चुअली वो 273 केल्विन है। तो 0 से एज्यूम किया गया, लेकिन केल्विन ने एजम्पशन नहीं ली, उसने प्रैक्टिकली फिजिकल फिनोमिना से जो स्केल बनाया था। तो एक्चुअल फिनोमिना को तो हमेशा इक्वेशंस में एक्चुअल फिनोमिना ही डील होते हैं, इसलिए हमने डिग्री वैल्यू पुट नहीं करनी होती। अगर सही जवाब लेना हो तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तब आपके पास जो T2 आएगा वो केल्विन में आएगा, लेकिन फिर आप आंसर देने के लिए उसे दोबारा डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन द रेट ऑफ गैस चेंजेस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, द गैस इज सेड टू अंडरगो आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो फिर इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द 273 केल्विन ऑन सेल्सियस स्केल
ऑफ द टेम्परेचर आपको मैंने पहले भी बताया केल्विन में लेना होगा, तो आप कहेंगे 273.15 प्लस सी डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त वो कह रहा है कि आपको केल्विन में वैल्यू दी जा रही है, आप बताएं कितने सेंटीग्रेड स्केल या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, तो आप केल्विन की वैल्यू यहां पुट कर दें, फार्मूले का 273.15 उधर ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा और डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां आपके पास माइनस का 0.15 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if heat Q1 is absorbed at the temperature T and heat Q2 is absorbed at the temperature of the triple point on the water, then unknown temperature of the system in Kelvin is। आपको मालूम होना चाहिए ये फार्मूला होता है Q1 over Q2 is equal to T1 over T2। तो यहां से आप T1 की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, T2 ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है 273.16 या 15 होता है, तो इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास फार्मूला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द रैपिड, और ये 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है और इससे पहले तमाम प्रीवियस पेपर्स को हमने डिस्कस कर लिया जो प्रीवियस ईयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। आखिरी 3 क्वेश्चंस, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि हमें मालूम है जब टायर बर्स्ट करता है तो ना तो उसमें हीट हम एंटर कर रहे होते हैं ना हीट लीव कर रहे होते हैं, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैस होती है विदाउट एनी चेंज ऑफ हीट, तो हम कहते हैं यह एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 17, विच रिलेशन एग्जैक्टली डिस्क्राइब द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, थर्म चेंज नहीं होता। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अगर कोई गैस सिलेंडर में चेंज आया, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ या कोई चेंज आया लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यह आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चूंकि चेंज नहीं हो तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, 0 होगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो खाली डेल्टा डब्ल्यू रह जाएगा। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ टर्बाइन इज वर्किंग एज अ हीट इंजन एंड टेक्स हीट फ्रॉम अ बॉडी at 427 degree centigrade and exhausts into 77 degree centigrade, then what is the possible efficiency। मैंने पहले भी बताया कि एफिशिएंसी लेनी तो 1 माइनस T2 ओवर T1, लेकिन टेम्परेचर्स की वैल्यू पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे फिर यहाँ पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास 50% होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नए यूनिट के साथ आएंगे। अभी हम फिजिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स की तादाद और आपका रिस्पांस बढ़ता जाएगा क्लासेस की तादाद को भी ज़्यादा कर देंगे। और अभी चूंकि हमारे पास टाइम है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए हमने अभी स्लो रखा हुआ है। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बाकी लोगों को इन्फॉर्म करें कि ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है और इस टाइम पर यानी 9 बजे आपकी क्लास होती है रेगुलर, ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।